बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और मैं सारी बातें आपके सामने रिकॉर्ड के मुताबिक रखूंगा। आपको याद होगा कि इस सरकार, केंद्रीय सरकार ने और राज्य सरकार के टाइम में 2017 के अंदर एक प्रोजेक्ट आया, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम अमृत कहते हैं, AMRUT, अमृत 1। आज हम अमृत 1 घोटाले की बात करेंगे। 2017-18 के अंदर इस सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत तकरीबन 2700 करोड़ रुपए का बजट अलॉट हुआ। और हरियाणा की सरकार ने सभी कॉन्ट्रैक्ट 2017-18 के अंदर अलॉट किए, चाहे उनके टेंडर किए, D&IT हुई, उनका अप्रूवल हुआ। ये रिगार्डिंग थे वाटर सप्लाई, बूस्टर स्टेशन, लेइंग ऑफ वाटर पाइपलाइन, लेइंग ऑफ सीवरेज सिस्टम, न्यू वाटर वर्क्स, strengthening of the old water works, sewage treatment plants, and strengthening of the sewage discharge pipes, storm water pipes जो बड़ी बड़ी डलती हैं 5-5, 6-6 फुटों की। ये काम ULB ने एग्जीक्यूट किया। ULB की पब्लिक हेल्थ के कार्यों की कोई एक्सपर्टाइज नहीं थी। ये सरकार ने क्यों किया? सरकार से सदन में भी जवाब भी मांगा गया। अगर ये काम पब्लिक हेल्थ को अलॉट किया जाता तो उसके अंदर उसी लाइन के इंजीनियरिंग विंग था, उसी लाइन के ऑफिसर्स थे, उसी लाइन के SDO थे, SN थे, SC थे, चीफ इंजीनियर थे, इंजीनियर चीफ थे। कॉर्पोरेशन में ऐसा कोई स्ट्रक्चर और ऐसे कोई इंजीनियरिंग विंग नहीं है कि जो इन पाइपों को, स्टॉर्म वाटर के डिस्चार्ज को और लेइंग ऑफ द वाटर पाइपलाइन, सीवरेज लाइन, STP, बूस्टर, इनको इफेक्टिव वे से कर सके। इट्स ए बिग क्वेश्चन मार्क। इसके पीछे क्यों किया गया, इस बात का सरकार को जवाब देना चाहिए। प्रोजेक्ट हरियाणा, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए टोटल 51 प्रोजेक्ट्स थे, 51 प्रोजेक्ट्स, एंड टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स बस 2714 करोड़। अकॉर्डिंग टू D&IT 3 फेज होती है। एक DPR होती है जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, एक D&IT होता है, डिटेल नोट्स इनवाइटिंग टेंडर होता है। फिर टेंडर के बाद फाइनली उसमें नेगोशिएशन करके उसको एग्जामिन करके फिर उसी टेंडर की अलॉटमेंट होती है, अप्रूवल होती है। उसमें टेक्निकल बिड भी होती है, फाइनेंशियल बिड भी होती है। और according to D&IT, this is very important, the cost of project was 2286 crore. There is a huge difference of 4 to 7, 427 करोड़ का इतना बड़ा डिफरेंस होना इस सारे घोटाले को दर्शाता है। मैं आऊंगा उस बात को, हर एक बात को मैं क्रिस्टल क्लियर करूंगा आपके सामने। इस इन्हांसमेंट के पीछे देयर वर सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ द किकबैक्स, और ये किन को अलॉट किए गए,
कैसे अलॉट किए गए, कितनी इन्हांसमेंट की गई, ये भी मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। ये 51 प्रोजेक्ट्स में 42 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिसमें डीएनआईटी के बाद इन्हांसमेंट वेंट इनटू 15% से 35% तक। मैं एक भी लाइन रिकॉर्ड के बेस नहीं बोलूंगा, यू कैन कोट इट, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं कोई गलत फिगर आपके सामने कहूंगा इस बात के लिए। 42 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट जो हुई 15% से 35% तक हुई। और गुरुग्राम का एक प्रोजेक्ट था जिसमें इन्हांसमेंट 35%, डीएनआईटी बनी अगर 100 करोड़ की, उसको 35% इन्हांस कर दिया गया, इतना कुछ। और 9 प्रोजेक्ट ऐसे थे जो छोटे प्रोजेक्ट थे, उसमें इन्हांसमेंट वॉज लेस देन 10%। टोटल 42 और 9 51 प्रोजेक्ट हो गए। 6 साल में बड़ी दुख से कहना पड़ता है, सरकार की गवर्नेंस और इस बार सरकार की कामों की उसमें सिर्फ 18 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं और 33 प्रोजेक्ट अब भी पेंडिंग है। ये सभी कॉन्ट्रैक्ट्स आउटसाइड स्टेट कंपनीज को अलॉट किए गए। आउटसाइड स्टेट, बाहर स्टेट से बाहर। ये अब कैसा है मेरे को समझ नहीं। 2 माइक कर दो, ठीक है। देखिए नहीं, यहाँ रख। अच्छा जी, हाँ जी, अब आवाज ठीक आ रही है, अब क्लियर है, अब क्लियर है, ठीक है। कर दिया है। 6 साल के बाद 33 प्रोजेक्ट अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनकी कंप्लीशन नहीं हुई है, और इन सबकी कंप्लीशन होके नाउ ऑल आर टू बी हैंडल्ड ओवर टू द पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। जितने तक पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ये कंप्लीट नहीं होंगे, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट इसको टेक ओवर कैपेसिटी में नहीं है, और अर्बन यूएल भी इसको रन करने की कैपेसिटी में नहीं। इसमें कुछ कंपनियां गुजरात की भी हैं। इसमें कुछ कंपनियां गुजरात की भी हैं। एक फोनेक्स प्राइवेट लिमिटेड है जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट अलॉट हुए हैं, ये गुजरात की कंपनी है। इस तरह बहुत सारी गुजरात की कंपनियां हैं। और सबसे बड़ी बात मैं क्यों कहना चाहता हूं, इन बड़ी कंपनियों ने किकबैक को सेटल करके सबने सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। सब कॉन्ट्रैक्ट दे के और जो ऊपर का पैसा था उसको साइफरिंग करके और छुट्टी कर दे। बड़ी कंपनी ने ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं किए, आगे सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिए लोगों को जिनके पास इतनी एक्सपर्टाइज नहीं थी। इसी वजह से ये 6 साल से ये सारे के सारे पेंडिंग। अमृत 1 कंप्लीट नहीं हुआ, अमृत 2 आ गया। भाई पहले अमृत 1 तो कंप्लीट करो, अमृत 2 की तो बड़ी बात की बात है उसमें। चलो एनी हाउ इट इज गुड फॉर द गवर्नमेंट कि अमृत 2 इन्होंने पब्लिक हेल्थ। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरली अलॉटमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डीएनआईटी से कम में सेटल होते हैं। हमेशा ही कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, मैं यहां तक कह रहा था कि एक डीएनआईटी के साथ मैंने सीएम साहब की सैंक्शन देखी 30% लेस देन डीएनआईटी। और ये डीएनआईटी जो है ये जनरली
डिटेल्ड नोट्स इनवाइटिंग टेंडर्स। ये सरकार बनाती है, जब सरकार बनाती है तो उसकी अनाउंसमेंट किस बात की? और जहां तक भी फैक्ट्स में है कि जो हम इंक्वायरी की बात करते हैं, डीएनआईटी भी हायर उसमें बनाई गई। ये पूरा का पूरा इस सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट को लूटने का एक कॉकस था कि ये पैसा आया है और एक इंपॉर्टेंट बात आपसे सब कहना चाहता हूं, सरकार इंक्वायरी कराए, डीएनआईटी में जितने ही पाइपें डली हैं, पानी की पाइपें डली हैं, कई हजार किलोमीटर तक हैं। ये एक एक शहर में एक 100 किलोमीटर तक ये पाइपें डली हुई हैं। वहां पर इससे वर्क नहीं कर रही हैं। उन पाइपों के रेट भी जो हाई पावर परचेज कमेटी रेट फिक्स करती है, उससे ज्यादा कोटिंग हुई है। भले आदमी हो, कम से कम इस बात का आल दो डिपार्टमेंट ने पाइपें नहीं सप्लाई की। जनरली पाइपें सप्लाई भी नहीं करता, पर हमेशा ही सीएम की चेयरमैनशिप के ऊपर हाई परचेज कमेटी के अंदर हर एक का रेट फिक्स होता है और साथ में फर्मों को अलॉट होता है कि जिंदल की पाइप है, ये इसकी पाइप है, 5-7 कंपनियों के नाम आ जाते हैं। उसमें फिक्स हो जाता है इस बात के लिए कि आप लोग इस रेट के ऊपर इन कंपनियों से, जैसे गोदरेज की सामान जो खरीदते हैं तो इनको वहां पर टेंडर करने की जरूरत नहीं होती है, सीधा वहां से वो सप्लाई ले सकते हैं। फिलिप्स की जैसे वो गवर्नमेंट अप्रूव करती है। जो पाइपों की ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स जो थी, उनके जो रेट है डीएनआईटी में, जो सरकार ने हाई पावर परचेज कमेटी के सामने रेट रखे थे, उससे भी ज्यादा रेट उसके अंदर कोट हो गए, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। क्या चीज? रेट जी, वो हर एक चीज के अलग अलग रेट तय करते हैं। मैं अब उस बात में हाई पावर परचेज कमेटी का मैटर है, मैं बताता हूँ, मैं आऊंगा इस बात के लिए, आगे आऊंगा इस पर। और उसके बाद इन प्रोजेक्ट्स के अंदर डीएनआईटी से ज्यादा एक्सीड करना, 20% एक्सीड करना, 30% एक्सीड करना, वो कई चांसेस में होता है 5-10% इंक्रीज करने के लिए, कि जहां पर एक टेक्निकल नो हाउ हो, कोई स्पेशल टाइप का ब्रिज बनाना हो, कोई ऐसा जिसमें बड़ी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हो, कोई रेलवे के ब्रिज की वो सब कुछ बात हो, कोई फ्लाईओवर ऐसे आरओबी ऐसा बनाना हो कि जहां पर टेक्निकल, ये सीधा सीधा काम है। पाइपें डालनी और अपना क्या नाम है इसका बूस्टर स्टेशन बनाने, ये कुछ है। इस काम में कोई एक्सपर्टाइज नहीं चाहिए थी। तो 427 करोड़ तो हम सीधा ही कह रहे हैं कि सीधा ही घोटाला है, अगर रेट टू रेट भी कॉन्ट्रैक्ट अलॉट किए जाते। और ये सब सरकार की नॉलेज में है, सरकार जानती है इस बात को। उसके बाद क्या है जी, पानी की पाइपें डली हुई हैं सारी स्टेट के अंदर, पानी का सोर्स नहीं है। 50% से कम उन पाइपों में पानी जाता है, 50% से ज्यादा पाइपें अभी भी खाली पड़ी हैं, सेफ पाइप। ये पाइपों के रेट थे ना, इसलिए पाइपें जल्दी जल्दी डाल दी, बाकी कम रेट होना था। पाइपों में आमदन ज्यादा है, पाइपों में क्योंकि इनके पास रेट ज्यादा फिक्स हुआ, बात करिए, वहां पर इनके घोटाले की सारी गुंजाइश थी। सीवरेज की पाइपें डाली, एसटीपी नहीं है। जब पहले एसटीपी बनाओ, पहले बूस्टर स्टेशन बनाओ, पहले वाटर वर्क्स बनाओ, उसके बाद पाइप डालने का पीछे डालना था। इन्होंने पाइपें पहले डाल दी, सीवरेज पाइपें पहले डाल दी, और जिस सोर्स में इसका एग्जिट जाना है, डिस्चार्ज जाना है, वो कंप्लीट नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर एसटीपी बनता है वहां से लेवल मेंटेन होता है पाइपों का।
जहां से वाटर वर्क्स की डिस्चार्ज में होता है वहां से पाइपों का लेवल मेंटेन होता है। ठीक है, बूस्टर स्टेशन पे देख दिया आके मोटरें लगती है पानी को फेंकने के लिए, वहां नहीं है, पर इन दोनों के लिए लेवल पहले ओके। और इन्होंने क्या किया, ड्रोन से सर्वे किया हुआ है, नो एक्चुअल सर्वे इन द स्टेट, क्योंकि इतने बड़े पैसे की लॉट इनको मिली हुई थी, इनका लॉटरी होगी सबकी, इन अधिकारियों की और इन मंत्रियों की। नो एक्चुअल सर्वे वाज डन, डीएनआईटी से पहले एक्चुअल सर्वे नहीं किया गया। चलो एक फैक्टर और भी है कि नॉन शेड्यूल आइटम पे भी इन्होंने 169 करोड़ रुपया की पेमेंट की हुई है सभी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, पर कोई नॉन शेड्यूल आइटम के लिए नहीं करूंगा इस बात के लिए, क्योंकि कुछ नॉन शेड्यूल आइटम तो चलो टेंडर में इंक्लूड हो जाती है डीएनआईटी के बाद, आप सभी समझते हो, टेक्निकल इतनी है, ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं है, तो उसमें समझती है, उस बात नहीं है। अब बात ये आई कि किसके इशारे पर, किस कारण से, किस वजह से अनप्रेसिडेंटेड डीएनआईटी से इन्हांसमेंट अप टू 30% कॉन्ट्रैक्ट शो की गई, वो क्यों की गई, किस वजह से की गई, क्या रीजन थे, क्या उस डिपार्टमेंट को पहले पता नहीं था इस बात का डीएनआईटी बनाने के लिए कि क्या रीजन में ये इन्हांसमेंट क्यों आई इस बात के लिए। इसे कंक्लूड करूं मैं उससे पहले, किसी भी मेरे साथी को कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, ये सभी कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट है। अंबाला सिटी के अंदर इन्हांसमेंट 22%, दूसरा अंबाला सदर के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट है सीवरेज सिस्टम, इन्हांसमेंट 23%, उसके बाद अंबाला सिटी के अंदर सीवरेज सिस्टम की है इन्हांसमेंट 24.50%, अंबाला सदर के अंदर है इन्हांसमेंट 51 करोड़ का टोटल डीएनआईटी आई है और 63 रुपए का इन्हांसमेंट इज 24%। अंबाला सदर के अंदर रीमॉडलिंग ऑफ द सेंट्रल नाला इन अंबाला इन्हांसमेंट इज 29%। अभी क्या सरकार को लूट रहे हो, सरकार के पैसे की लूट ऐसे भी होती है कभी किसी हालत में, फिर सारा प्रोसीजर किस लिए है, इस वजह से सब प्रोसीजर अडॉप्ट करते हो आप लोग। उसके बाद बहादुरगढ़ में 18%, बहादुरगढ़ में दूसरा कॉन्ट्रैक्ट 24%, इसलिए 51 का सबका पढ़ सकता हूँ। मेन जो है फरीदाबाद में 24%, फिर उसके बाद फरीदाबाद में एक और प्रोजेक्ट है 23%, फिर उसके बाद गुरुग्राम में 17 नंबर में प्रोजेक्ट है सीवरेज स्कीम इन गुरुग्राम 35%, 1/3 कॉन्ट्रैक्ट ही बढ़ा दिया इन्होंने। हिसार के अंदर 23%, फिर हिसार के अपना कैथल के अंदर 18.90%, करनाल के अंदर 23%, फिर करनाल के अंदर एक 18%, मेरे ख्याल पलवल में 23%, 19%, पानीपत में 24%, इस तरह रेवाड़ी में 25%, इस तरह फिर रोहतक के अंदर 24.5%, रोहतक में दूसरे प्रोजेक्ट में 20%, 18.99%, इस तरह 41 में ये सारी की सारी। अब ये वाटर सप्लाई सोनीपत 20, मतलब ये फिगर देखते ही लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है इस बात के लिए कि इतनी सोनीपत में एक प्रोजेक्ट है वाटर सप्लाई स्कीम इन सोनीपत 26.58% इन्हांसमेंट। इस सारे इन्हांसमेंट की ये सेटिंग हुई और इस सेटिंग में ये पैसा, हाँ ये चार्ट मैं दे दूंगा आपको, हाँ नहीं मैं इसका स्कैन करवा लेता हूँ। हाँ ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है एक्चुअली, तो हाँ पीडीएफ में चांदनी जी इसका पीडीएफ बनवा के, अब थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी, डबल फोल्डर में एक्सेल शीट में है, तो उसमें बना के बेशक भेज देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कुछ। रोहतक के एमपी ने मुख्यमंत्री की हाजिरी में 4/5/2021 के अंदर ओपन एलिगेशन लगाए
कि रोहतक के अंदर सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, सारा रोहतक खोद के फेंक दिया और जिन्होंने पैसे खाए उनके नाम भी अरविंद शर्मा जी ने दिए उस बात के लिए। जब इतने सीरियस एलिगेशन लगे तो वाई देयर शुड नॉट बी इंक्वायरी? दूध का दूध पानी का पानी। अगर सरकार सच्ची है तो इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। सरकार झूठी है, सरकार में घपले हैं सारे, तो ये सरकार की, हम वैसे तो हम सीबीआई की इंक्वायरी की डिमांड करते हैं, पर ये सरकार इसमें सीबीआई इंक्वायरी करवाएगी नहीं, क्योंकि सरकार का इतना दम नहीं है इसमें। पर हम कहते हैं कि आजकल तो एसीबी बड़ी जोरों पे चली हुई है, आईएएस अधिकारियों के खिलाफ बड़े एक्शन लेती है। ये मामला भी एसीबी को भेज, पता लग जाएगा एसीबी में कि कौन कौन इसमें भागीदार है। उस 467 करोड़ रुपए के स्कैम के अंदर कौन भागीदार है, कौन मंत्री उस टाइम थे, कौन वहां पर अधिकारी थे, कौन इंजीनियर्स थे, क्या वजह थी। आज मुख्यमंत्री जी के ऑर्डर हैं कि कोई भी अनाउंसमेंट डीएनआईटी के बाद 5%, 10% से ज्यादा किसी हालत में नहीं होगी, नहीं तो उसकी फाइल की स्क्रूटनी होगी, सब कुछ करेंगे हम। इसका मतलब यह है कि मेरी बात इस बात की सबूत होती है कि कहां 30% और कहां 5%। डीएनआईटी एक कंफर्टेबल डिटेल नोट्स इनवाइटिंग टेंडर्स होते हैं, बल्कि सरकार लिबरल होकर करती है और उसके बाद नेगोशिएट करती है कि इससे कम पैसे दे, और मेजोरिटी कॉन्ट्रैक्ट जो है डीएनआईटी के नीचे जाते हैं। जिसमें 51 कॉन्ट्रैक्ट उसके बाहर गए हैं। ये सारे 51 प्रोजेक्ट गुजराती कंपनी में? नहीं, सारे नहीं, few of the projects are with company। इसमें कोई पॉलिटिकल डाइवर्जन नहीं है क्या? बिल्कुल 100% है। आज तक एक्शन नहीं हुआ, आज तक सब कुछ नहीं हुआ, आज तक बटा बिठा के रख दिया, आज तक 43 प्रोजेक्ट अभी तक पूरे नहीं हुए। क्योंकि बात तो यह है ना कि गुजरात वाले तो गुजराती माल लेके चले गए, यहां पर सब कॉन्ट्रैक्ट किसी को देंगे। सर जो एनहांसमेंट हुई है वो कितने एवरेज है उसकी एनहांसमेंट? एवरेज इज 30%। No, 10 to 20%? No, 20%, तो not 10 to नहीं, एवरेज वो इन्हांसमेंट इज 10 to 35%। 5%। बट मैंने सबकी एवरेज निकाली है कि 2700 कुछ करोड़ की, जो मैंने मेंशन किया पहले ही, 2700। हाँ जी, शुरू में ही बताया मैंने आपको जी, ये एक सेकंड दोबारा रिपीट करता हूँ। ये है 2714 करोड़ रुपए का, और जो डीएनआईटी में प्रोजेक्ट रिपोर्ट आई है डिटेल नोट्स इनवाइटेड टेंडर, वो 2286 करोड़ है। ये डिफरेंस 427 करोड़ का है। प्रदेश में बहुत घोटाले है। हम आज इस पहले घोटाले के बारे में हम शुरू करके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम शराब घोटाले की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हाँ, पहले पीसी में 214 करोड़ आप कह रहे हैं कि डीएनआईटी 2214 करोड़ ठेके चुके हैं। हाँ, ठीक है, चुके। हाँ, 27 करोड़ का जाना चुके। आप लोग बड़ा सीधी बात है कि ये कॉन्स्पिरेसी के तहत एक ये इन्हांसमेंट में इनका आपस में वो हुआ। अगर ये इंक्वायरी होगी सारा कुछ सामने आ जाएगा। किकबैक आप इतना बढ़ा दो, इतना ले लो, इतना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दो। अब 33% का अनाउंसमेंट है, ये आप डीएनआईटी से ज्यादा है। एक्चुअल अलॉटमेंट ऑफ द टेंडर दैट इज 2700 कुछ करोड़, और डीएनआईटी जो बोलती है वो 2200 कुछ करोड़ रुपए बोलती है। नहीं, उसी टाइम जब अलॉटमेंट और बिफोर अलॉटमेंट, बिफोर ऑल। हाँ जी, अनाउंसमेंट बाद
मिनिस्ट्री ठेके के नहीं, बाद में अनाउंसमेंट होती नहीं है। बाद में तो होती है कि जो कुछ ऐसे नॉन स्पेसिफाइड आइटम होती हैं जो मौके पे लगती हैं, उनके बारे में कॉन्ट्रैक्टर पैसे क्लेम करता है कि जो DNIT के अंदर नहीं आती हैं वो उसको कर देता है, वो नॉन स्पेसिफाइड।